हेलो एवरीवन, दिस इज एक्रिया वीडियोस और आज की वीडियो है कंटिन्यूड लेक्चर चैप्टर 2 ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं पोर्टुगीज इन इंडिया को। आज हम देखेंगे डच और इंग्लिश के बारे में। सो लेट्स बिगिन। डच से स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नाम है इसमें कॉर्नेलियस डी हूटमैन। ये पहले डचमैन थे जो कि सुमात्रा और बैंतम आए थे सबसे पहले। ठीक है, फिर नाइन ये था 1596 में। 1602 में क्या हुआ कि जो स्टेट जनरल से नीदरलैंड्स के, उन्होंने बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज को अमेलगेमेट कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी बना दिया नीदरलैंड्स के लिए। अब ये जो कंपनी थी, इसका एम्पावरमेंट हुआ। ये वॉर कैरी आउट करते थे, ये ट्रीटीज कंक्लूड करते थे, पोजेशंस लेते थे टेरिटरी में और फोर्ट्रेसेस बनाते थे। सो ये था एक उनका इनिशियल जो बिगिनिंग था। अब हम बात करते हैं डच सेटलमेंट इन इंडिया के बारे में। इंडिया की बात करें तो पहली फैक्ट्री जो थी मसूलीपट्टनम में इन्होंने यहाँ लगाई थी, आंध्रा में 1605 में। अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में गए, जैसे कि पोर्टुगीज भी गए, बट ये एक थ्रेड बन गए पोर्टुगीज के लिए, क्योंकि इन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया अलग अलग स्टेशंस को। जैसे कि एक नागपट्टनम है, वहां इन्होंने कैप्चर किया जो कि मद्रास के पास है। ये पोर्टुगीज से इन्होंने लिया और इस पे अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। डच ने बहुत सारी फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश करी कोरोमंडल कोस्ट में, गुजरात में, यूपी में, बंगाल में, बिहार में, अलग अलग जगह में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई। सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई 1616 में। देन बिमलीपट्टनम है, वहां इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। फिर आया करिकल, फिर आया चिंसोरा। ऐसे ही करते 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 इन्होंने कोचीन तक अपनी पूरी स्प्रेड जो है वो बना ली थी। पार्टिसिपेट करी इन्होंने अलग अलग ट्रेड एक्टिविटीज में। आइलैंड्स जो कि फार ईस्ट थे, उनमें बहुत सारे आर्टिकल्स और मर्केंटाइज जो भी इंडिया से जाने लगा उसके साथ ट्रेडिंग करी। इन्होंने इंडिको जो कि मैन्युफैक्चर होता था यमुना की वैली के अराउंड और सेंट्रल इंडिया में, साथ ही टेक्सटाइल जो सिल्क था, टेक्सटाइल था, सिल्क था, जो बंगाल गुजरात से जाता था, एंड कोरोमंडल का सॉल्ट पीटर फ्रॉम बिहार, एंड ओपियम एंड राइस फ्रॉम गंगा वैली, ये सब चीजों का इन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। डच, अब आप बात करते हैं एंग्लो डच रेवलरी की। इंग्लिश जो थे, ये भी इस टाइम पे प्रोमिनेंटली राइज कर रहे थे, हर कोई राइज कर रहा था और कॉमर्शियल राइवलरी एग्जिस्ट कर रही थी। क्लाइमैक्स जो था इनकी एनिमिटी का, डच की और इंग्लिश की, इस ये कहाँ पहुंचा, एक जगह जो कि इंडोनेशिया में है, जिसका नाम है एम्बोयना। ठीक है, जहाँ इसको क्या था, इसको डच ने कैप्चर किया था पोर्टुगीज से, जहाँ पे कि एक मैसेकर हुआ था और इंग्लिशमैन और जापानीज को यहाँ पे इन्होंने मार दिया था। ठीक है, ये इनकी राइवलरी का एक छोटा सा ग्लिम्स है। अब बात हम डच इन इंडिया की कर रहे हैं, तो इसमें से हम अपने लिए क्या ले सकते हैं कि इन्होंने ट्रेड सेंटर्स खोले थे सूरत, कैम्बे, कोचिन, मद्रास, बंगाल, पटना, अहमदाबाद जैसी जगहों में। इंडिगो, सिल्क, ओपियम जैसी चीजों का ये ट्रेड करने लगे और आगे ये फ्लरिश करने लगे। अब हम बात करते हैं, इंसिडेंट था, स्लोली स्लोली इंटेंसिफाई हुआ रेवलरी जो अलग अलग यूरोपियन कंपनीज की थी, प्रोलॉन्ग्ड, काफी लंबे समय तक ये चलती रही। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो नोट करने वाला है, वो है कि क्लेम्स ऑन इंडोनेशिया पे इन्होंने बात करी। क्लेम स्टैब्लिश करना, फिर क्लेम विड्रॉ करना। मोनोपोलाइजिंग ट्रेड में अगर हम बात करें तो इन्होंने स्पाइसेस और ब्लैक पेपर का ट्रेड किया। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटीज डच ट्रेड में आती थी वो थी सिल्क, कॉटन, इंडिको, राइस एंड ओपियम। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने ट्रेडिंग करनी शुरू करी और करी भी काफ़ी हद तक। अब हम बात कर लेते हैं डिक्लाइन कैसे हुआ है डच का इंडिया में। डच दे वर ड्रॉन इनटू द ट्रेड ऑफ, कहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट जगह है वो है आपका मलय आर्चिपेलागो। ठीक है, फर्दर इसमें जो एंग्लो डच वॉर हुई उसके बाद जो कि कम्युनिकेशंस थे इनके सूरत और नए इंग्लिश सेटलमेंट्स में, वो कट गए, क्योंकि इंग्लिश शिप्स जो थे, जो 3 होम बाउंड इंग्लिश शिप्स थे, इनका कैप्चर हो गया था बे ऑफ बंगाल में डच फोर्सेस के द्वारा। तो डच ने एक बैटल ऑफ हुगली हुई थी 1759 में, इसको इन्होंने बहुत अच्छे से फाइट किया, लेकिन डच के एम्बिशंस को यहाँ पे क्रशिंग ब्लो मिला, क्योंकि इनको इसमें लॉस या फिर इसे इनके ये इन्हें हार का सामना करना पड़ा। डच इंटरेस्टेड नहीं थे एम्पायर बिल्डिंग में इंडिया में, लेकिन इनका मेन कंसर्न था कमर्शियल इंटरेस्ट था इनका ट्रेड के लिए।
स्पाइस आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, जहाँ से इन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया था। इनको मेनली कमर्शलाइजेशन करना था, प्रॉफिट कमाना था। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जहाँ पे इन्होंने काम किया। चिंसुरा है, कसीम बाजार है, बालसोर है, ठीक है, आपकी मछलीपट्टनम है, पुलिकट है, कैपिटल देर है, कैपिटल आफ्टर 1690 तक पुलिकट कैपिटल थी। नागापट्टनम आफ्टर 1690 बनी। किस तरीके से उन्होंने स्टैब्लिश की ये चीज़ें। इनकी जो वॉर हुई थी, एंग्लो डच वॉर, का कंक्लूजन आया था ट्रीटी ऑफ वेस्टमिंस्टर, ठीक है। इंग्लिश को राइट्स ग्रांट हुए थे मेजर बड़े टर्म्स पे, और इन्होंने इस तरीके से लूज किया। तो ये था इस चैप्टर का ये वाला पार्ट। अब हम आए इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश की बात करते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट नाम आपके आएंगे कि जो फ्रांसिस ड्रेक थे, जब वो एक कर रहे थे अपनी 1580s के अराउंड, तो इंग्लिश विक्ट्री जो कि स्पेनिश अर्माडा पे इन्होंने स्टैब्लिश की थी, वो काफ़ी वेंचर्ड आउट थी, ठीक है। स्लोली जब उनको नॉलेज बढ़ी, प्रॉफिट्स गेन होने लगे, तो इंग्लिश ट्रेडर भी जो था अपना शेयर चाहते थे पोर्टुगीज के कंपैरिजन में, या बाकी जो भी राइवलरीज इंट्रोड्यूस हो रही थी। इसलिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया एडवेंचरर्स का, जिसे कहते थे मर्चेंट एडवेंचरर्स। इन्होंने कंपनी बनाई, ठीक है। उसके बाद 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर इशू किया, जिसमें कि एक्सक्लूसिव राइट्स उन्होंने इस्टेब्लिश करी ट्रेडिंग कंपनी के नाम में, एंड उसको उन्होंने नाम दिया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ठीक है। इनिशियली ये जो मोनोपोली थी, ये 15 ईयर्स के लिए ग्रांट की गई थी, जिसको कि लॉन्ग द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाया गया था। डच ऑलरेडी कंसंट्रेट कर रहे थे ज़्यादातर ईस्ट इंडीज में, तो इंग्लिश टर्न टू इंडिया देखने के लिए कि क्या उनके पास पोटेंशियल है टेक्सटाइल्स के टर्म में, कोमोडिटीज़ के लिए अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स में। प्रोग्रेस की बात करें जो इंग्लिश कंपनी की थी, वो कैसी रही, थोड़ी की बात करें तो कैप्टन हॉकिंस आए थे सबसे पहले जहांगीर के कोर्ट में। बट उनका जो मिशन था वो था कि सूरत में अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने का, जो कि यहाँ पे सक्सीड नहीं हो पाया। 1611 में इंग्लिश ने स्टार्ट किया ट्रेडिंग। मसूलीपट्टनम में इन्होंने ट्रेडिंग करनी शुरू करी, जब तक इनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं हो गई 1616 में। फिर आए हमारे कैप्टन थॉमस, जिन्होंने इम्प्रेस किया जहांगीर को, और जहांगीर ने उनको परमिशन ग्रांट करी, इंग्लिश को परमिशन ग्रांट करी, कह सकते हैं कि वो फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर सके अंडर थॉमस एल्सवर्थ। 1615 में फिर थॉमस रो ही केम एज एन एम्बेसडर जेम्स वन के कोर्ट में, ठीक है, जहांगीर के, जहाँ की कि वो रुके। ऑल्दो ये अनसक्सेसफुल हुए कमर्शियल ट्रीटी करने में, बट उनको काफ़ी प्रिविलेजेस मिली इस ट्रीटी के अराउंड, और उनको परमिशन मिली फैक्ट्री सेटअप करने की आगरा, अहमदाबाद और रोच पे, ठीक है। इंग्लिश कंपनी नहीं चाहती थी कोई स्मूथ प्रोग्रेस, उन्होंने मतलब उनको नहीं मिल पाई एक स्मूथ प्रोग्रेस। उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग जो बाकी इनके काउंटर्स थे, जैसे पोर्टुगीज थे, डच थे, सब अपनी अपनी बिगिनिंग्स ढूंढ रहे थे। बट सिचुएशन ने इनको हेल्प किया, इनके फेवर में किया। बॉम्बे को किंग चार्ल्स टू ने गिफ्ट कर दिया था। बॉम्बे को गिफ्ट में मिला था, बॉम्बे गिफ्ट में मिली थी बाय किंग ऑफ पोर्टुगल, जो कि एज अ डाउरी थी जब चार्ल्स ने शादी करी पोर्टुगीज प्रिंसेस के साथ, जिनका नाम था कैथरीन। अब बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था, जिसकी एनुअल पेमेंट ऑफ 10 पाउंड्स की बन गई थी। लेटर इसको इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया, शिफ्ट किया, अपनी सीट स्टैब्लिश करी, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत से इन्होंने शिफ्ट कर दी बॉम्बे। सो ये एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहा। इंग्लिश कंपनी की पोजीशन धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी गोल्डन फरमान के नाम पे, जो कि इशू किया गया था सुल्तान ऑफ गोलकुंडा के द्वारा, और गोलकुंडा के सुल्तान ने ये इशू किया था 1632 में। पेमेंट थी 500 पैगोडास की एक ईयर में। इन्होंने प्रिविलेज और गली ट्रेडिंग फ्री ट्रेड करने से इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकुंडा। मेंबर ऑफ मसूलीपट्टनम काउंसिल की बात अगर हम करें, तो ब्रिटिश मर्चेंट जैसे कि फ्रांसिस डे जो थे, इन्होंने रिसीव किया किससे, रूलर जो थे हमारे चंद्रगिरी के, परमिशन क्या करने की, फोर्टिफाई करने की फैक्ट्री, जो कि मैड्रास में थी, जिसको कि बना दिया गया लेटर सैंट जॉर्ज फोर्ट। रिप्लेस किया मसूलीपट्टनम को इनके हेडक्वार्टर ने यहाँ पे, जो कि एक इम्पोर्टेंट स्टेप रहा। देर आफ्टर इंग्लिश ने अपने आप को एक्सटेंड किया, ट्रेडिंग एक्टिविटीज एक्सटेंड करी, फैक्ट्री स्टैब्लिश करी हरिहरपुर पे, महानदी डेल्टा के अराउंड। इस तरीके से उन्होंने अपनी छोटी छोटी
जो आउटपुट्स थे, आउटपोस्ट उन्होंने स्टैब्लिश किए। अब हम बात करते हैं इसमें शाह शुजा की, जो कि सूबेदार थे बंगाल के। इन्होंने इंग्लिश को अलाउ किया ट्रेड करने का बंगाल में। इन रिटर्न इन्होंने एनुअल पेमेंट मांगी 3,000 रुपए की। सारी चीज़ों को ड्यूटीज इन लियो। फैक्ट्रीज जो बंगाल में थी, यहाँ पे हुगली में स्टार्ट हुई और थोड़ा थोड़ा मतलब स्टैब्लिश होता गया, और बाकी प्लेसेस जैसे कि कसीम बाजार है आपका, ठीक है, पटना है, राजमहल, ये सब जगहें जो हैं कुछ है प्रोमिनेंट प्लेसेस बन गई। डिस्पाइट जो कि फरमान की प्रिविलेज थी, कंपनी का बिजनेस जो था स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करने लगा। विलियम हेचेस जो पहले एजेंट थे और जो गवर्नर थे कंपनी बंगाल के, अपील किया उन्होंने शाइस्ता खान को, जो कि मुगल गवर्नर थे उस टाइम के बंगाल में, रिड्रेसल के लिए और ग्रीवियंस के लिए, क्योंकि उनके हाथ में कुछ आया नहीं काफी सालों तक, करीब 4 साल तक हुगली जो था इट वाज सैक्ड बाय द इंपीरियल मुगल्स। ठीक है, इंग्लिश ने रिटेक किया, कैप्चर करा करने की कोशिश करी इंपीरियल फोर्ट्स जो कि थाने में थे, रेड किया हिजली, ठीक है, ईस्ट मिदनापुर, वो सब जगह इन्होंने करने की कोशिश करी। आफ्टर जब मुगल्स ने रेड कर लिया था हुगली पे, तो जॉब चारनॉक जो थे कंपनी के एजेंट्स, इन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट करी मुगल्स के साथ इन टर्न, ताकि इनको प्लेस मिल सके, जो कि एक इम्पोर्टेंट नाम है यहाँ सुना, सुल्तान नूटी, ये है इन कोलकाता के अराउंड। ठीक है, चाणक्य ने साइन करी ट्रीटी मुगल्स के साथ। जमींदार जो थे एक बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के शोभा से, इन्होंने रिबेल किया, सब्सिक्वेंटली गिविंग इंग्लिश द प्रीटेक्स्ट दे वर लुकिंग फॉर, फोर्टिफाई किया सेटलमेंट्स को सुल्तानुती का। ठीक है, 1698 में इंग्लिश ने सक्सीड किया, परमिशन लिया, जमींदारी खरीदी 3 विलेजेस की, जिसमें कि गोविंदापुरा और कालीकता, जिसे काली घाट कहा जाता है, उनके ओनर्स से। पेमेंट थी 1,200 रुपए की। फोर्टिफिकेशन हुआ सेटलमेंट्स का, जिसका नाम दिया गया फोर्ट विलियम ईयर 1700 में, जबकि ये सीट बन गया था प्रेसिडेंसी की सर चार्ल्स आयर की, जो कि इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे। फिर आता है फारूक सियर का फरमान, एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको 1715 में इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश परमिशन, जो कि लीड की गई थी जॉन सरमैन के द्वारा मुगल कोर्ट्स एम्परर फारूक सियार के कोर्ट में। इसमें सिक्योर किए गए थे 3 फेमस फरमान, जो कि कंपनी को वैल्यूएबल प्रिविलेजेस देता था बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद में। फरमान जो था इट वाज, बोला जाता था इसे मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? ये पहला डॉक्यूमेंट था जो कि रिटन था इन प्रिंसिपल, जो कि किंग और उसकी गवर्नमेंट वाज नॉट अबव द लॉ, ये इसको स्टैब्लिश करता था। देयर इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या थे बंगाल में? कंपनीज के जो इम्पोर्ट थे, एक्सपोर्ट थे, इम्पोर्ट थे, दोनों ही देवर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, नहीं लगेंगी उन पे। कंपनी को परमिशन दी गई थी दस्तक या फिर पास इशू करने की ट्रांसपोर्ट के लिए गुड्स के। कंपनी को परमिट किया गया था रेंट करने के लिए ज़्यादा लैंड अराउंड कैलकाटा। हैदराबाद में कंपनी रिटेन्ड जो भी एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस उसकी थी ड्यूटीज के अगेंस्ट, एंड हैव टू पे द जो भी रेंट था ओनली फॉर मद्रास। सूरत में एनुअल पेमेंट 10,000 रुपए की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एग्जेम्प्ट किया गया था फ्रॉम द लेवी ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, इट वाज डिक्रीड दैट द कॉइन्स ऑफ द कंपनी minted at Bombay were to have the currency throughout the Mughal Empire. Apparently ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैनेज किया अर्न नंबर ऑफ ट्रेडिंग कंसेशंस, जो कि बंगाल में उन्होंने अर्न किए, बट इंग्लिश दे हैड टू वैंक्विश द फ्रेंच बिफोर दे कुड बी rid of the competitors and establish their complete sway after over इंडिया। अब इसमें मर्जिंग हुई दो इंग्लिश कंपनीज की आफ्टर जो भी इंग्लिश रेवोल्यूशन था। थिग्स ने अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाई, अपोज द मोनोपोली इस ईस्ट इंडिया कंपनी की। 10 जो राइवल कंपनी थी ये बनी, विच डिप्यूटेड सर विलियम नॉरिस को इन्होंने अपॉइंट किया एम्बेसडर औरंगजेब के कोर्ट में, ताकि प्रिविलेजेस गेन कर सके। नई कंपनी हाउएवर ये फेल हो गई अंडर प्रेशर, क्राउन और पार्लियामेंट के टू कंपनीज अमेलगेमेट हो गई और एक यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज बनी। ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी, नई ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1708 से लेकर के 1873 तक ऑपरेशनल रही, जिसने कि स्टैब्लिश किया ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इंडिया में। सो इसकी हम एक क्रोनोलॉजी समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी, विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आए, कैप्टन मिडल्टन ने परमिशन ली सूरत में ट्रेड करने की, परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश होने लगी सूरत में। सर थॉमस रो आए जहांगीर के कोर्ट में एम्बेसडर बन के, ये फरमान लेके आए, वन फ्रॉम एम्परर एंड प्रिंस खुर्रम, कंफर्म किया उन्होंने फ्री ट्रेड एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम द इनलैंड टोल्स। फिर आया कंपनी ने एस्टैब्लिश की पहली फैक्ट्री साउथ में। फिर कंपनी ने गोल्डन फरमान इशू किया, कंपनी ने एस्टैब्लिश की पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया में। कंपनी ने लीज पे लिया मद्रास लोकल किंग से, कंपनी को परमिशन मिली हुगली में ट्रेड की, चार्ल्स टू ने बॉम्बे दे दिया।
देन औरंगजेब ने फरमान दिया, ठीक है। उसके बाद मुगल एम्परर फारूक सियाह ने फरमान इशू किया, जिसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये इस तरीके से चीज़ें हुई। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई। यहीं पे ख़त्म होता है वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।